आज का जो टॉपिक है वो है वर्क डन इन मूविंग a body on the rough horizontal surface. दो टॉपिक्स हैं, एक जैसे टॉपिक्स हैं। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसका सबसे पहले तो मैं तुम्हें मतलब बताऊं, उसके बाद हम ये करेंगे टॉपिक। मतलब क्या है? अब जैसे कि मैंने एक सरफेस ले लिया, ये वाला सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर मैंने एक बॉडी रख दी, ये वाली। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और अगर मैं ऐसे लूं तो ये वर्टिकल सरफेस है, और अगर मैं ऐसे लूं तो ये इंक्लाइंड सरफेस है। तो फिलहाल मैंने सरफेस को ऐसे ले रखा है, ठीक है। और ये रफ है। इस दुनिया का हर एक सरफेस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ही होता है, ठीक है। उसको हम स्मूथ जरूर बोल सकते हैं, लेकिन 100% स्मूथ नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि शीशा और बर्फ, इनको छोड़ के दुनिया का हर एक सरफेस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस कहलाता है, ठीक है। उस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है, ऐसे। मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं तो ये बॉडी आगे जाके s डिस्टेंस पे ट्रेवल करे। अगर मैं इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स P लगाता हूँ और अगर ये बॉडी आगे मूव करती है, तो इसका मतलब मुझे बर्डन तो करना पड़ेगा। वो बर्डन हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात है फोर्स की, कि मैं इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाऊं कि ये मूव करना स्टार्ट कर दे। लेट कर लिया कि ये 25 न्यूटन की फोर्स के साथ मूव करता है। अगर मैं लगाता हूँ 15 न्यूटन की फोर्स, तो क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा। 16 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ तो भी मूव नहीं करेगा। 17 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ तो भी मूव नहीं करेगा। 24 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ तो ये मूव करना जस्ट स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की हम बात करने वाले हैं। और अगर मैं लगा दूँ 25 न्यूटन की फोर्स, तो ये मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले रखा है, ये वाला, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, एक मास पड़ा हुआ है, और इस मास का जो वेट है वो नीचे की तरफ है mg, और इस ब्लॉक का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो है r ऊपर की तरफ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना चाहता हूँ, और जैसे ही मैं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये बॉडी आगे मूव कर सकती है। और अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ और ये बॉडी आगे डिस्प्लेस कर रही है, तो इसका मतलब बर्डन तो करना पड़ेगा। 9th क्लास में बर्डन का वो वाला फॉर्मूला आता है। बर्डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद है 9th क्लास का कांसेप्ट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। वही बात यहाँ पर भी है। लेट कर लिया मैं यहाँ पर P अप्लाइड फोर्स लगाता हूँ, जिसकी बदौलत पीछे की तरफ F फ्रिक्शनल फोर्स काम करती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जो इस टॉपिक में भी काम आएगी, अगले टॉपिक में भी काम आएगी, और न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी। लेट कर लिया कि ये जो बॉडी है उसको अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ, 10 न्यूटन, तब जाके ये बॉडी मूव करती है, ठीक है। सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ 2 न्यूटन फोर्स, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, और उस टाइम P और F बराबर होंगे। अब मैं लगाता हूँ 4 न्यूटन फोर्स, उस टाइम भी पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, और उस टाइम भी P और F बराबर होंगे। अब मैं लगाता हूँ 6 न्यूटन फोर्स, उस टाइम भी स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ काम करेगा, और उस टाइम भी P और F बराबर होंगे। मतलब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो अप्लाइड फोर्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। अब मैं लगाता हूँ 8 न्यूटन की फोर्स, बॉडी तो फिर भी मूव नहीं करेगी, और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और उस टाइम भी अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है, एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। अब मैं लगाता हूं 9 न्यूटन की फोर्स, 9 न्यूटन। जैसे ही मैं इस बॉडी के ऊपर 9 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं, बॉडी फिर भी मूव नहीं करती, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम लगेगा, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और जब लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इस अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, और P = F होता है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लगाता हूं 10 न्यूटन की फोर्स। अब ध्यान से सुनना,
जैसे ही मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं, ये बॉडी मूव नहीं करती, मूव करना स्टार्ट करती है। दो बात बोली मैंने, अगर मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं तो ये बॉडी मूव नहीं करती, मूव करना स्टार्ट करती है, और उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर भी P और F बराबर होते हैं। जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है ना, तब तक अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होते हैं। लेकिन जब ये मूव करना शुरू कर देती है और मूव कर रही होती है, जब ये बॉडी मूव कर रही होती है, उस टाइम ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाता है। दो बातें पकड़नी है, मूव करना स्टार्ट करना ये अलग बात होती है, और मूव करना अलग बात होती है। जब मूव करने की स्टार्टिंग होती है तो उस टाइम P और F बराबर होते हैं, और जब वो बॉडी मूव करती है तो P इज ग्रेटर देन F हो जाता है। क्या ये दो बातें पकड़ में आई? लेट कर लिया, अब मैंने इसके ऊपर P फोर्स लगा ली है, और P फोर्स इतनी लगा ली कि ये लेट कर लिया P फोर्स है 12 न्यूटन। इसको मूव करवाने के लिए तो 10 न्यूटन की फोर्स की जरूरत थी, लेकिन मैंने लगा दी 12 न्यूटन। अब तुम बताओ, क्या ये बॉडी डिस्प्लेस करेगी या यहीं पर रहेगी? ये बॉडी तो डिस्प्लेस करेगी। लेट कर लिया, ये बॉडी यहां पर आ गई, और इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ S। डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा किसे लिखते हैं? S। इसके लिए हमें वर्डन करना पड़ा, वही वर्डन हमें निकालना है। ठीक है, यहां पे ये जो R है वो mg को बैलेंस करेगा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम R इज इक्वल टू mg। ठीक है, और जब ये बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट करती है, उस टाइम P इज इक्वल टू F होता है। व्हेन बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, देन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन अगर वो मूव कर रही है तो उस टाइम अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगी फ्रिक्शनल फोर्स से। ये बात, दो बात है और इसको समझना है। ठीक है, दो अलग अलग बातें हैं। अब अगर ये बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है P और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है S, तो इसका मतलब वर्डन हमने किया। P का मतलब क्या है? अप्लाइड फोर्स। ठीक है, S का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अगर फोर्स लग रही है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्डन तो होगा ही। वो वर्डन का फॉर्मूला क्या होगा? वी नो दैट वर्डन का फॉर्मूला होगा अप्लाइड फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। यही होता है, 9th क्लास की बातें याद है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जब बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट करती है तो उस टाइम अप्लाइड फोर्स और पीछे की तरफ लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर होता है। तो यहां पर P की जगह पर क्या लिख सकते हो? F। Therefore W is equal to F into में S। यही होगा। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। वैसे फॉर्मूला तो होता है अप्लाइड फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब बॉडी स्टार्ट करती है मूव करना, जस्ट स्टार्ट करती है, तो उस टाइम P इज इक्वल टू F होता है। तो मैंने P की जगह पर F लिख दिया, फॉर्मूला बन गया वर्डन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट। कौन सा फॉर्मूला पता है? म्यू इज इक्वल टू F बाई R होता ही है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई R। R किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। तो यहां पर मैंने लिख दिया mg। यहां से निकाल लो F की वैल्यू। F की वैल्यू किसके बराबर होगी? म्यू mg। F की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। पुट F इन इक्वेशन नंबर 2। पुट कर दो, वर्डन इज इक्वल टू F की वैल्यू किसके बराबर है? म्यू mg इनटू में S। इतना वर्डन हमें करना पड़ेगा अगर हम एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के ऊपर बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाना चाहते हैं तो। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली डेरिवेशन। ठीक है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने P इज इक्वल टू F कब लेना है? जब बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट करती है तो उस टाइम P इज इक्वल टू F है, लेकिन जब बॉडी मूव कर रही होती है तो P ग्रेटर देन F होगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है, कोई डाउट यहां तक? नोट करो इसको।
जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये टॉपिक भी बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, वर्क डन ही निकालना है। सबसे पहले तो इस टॉपिक का क्या मतलब है वो मतलब समझा रहा हूं। इसको मैंने बोला था रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसको मैंने बोला था रफ वर्टिकल सरफेस, लेकिन अब मेरे पास ये सिचुएशन है, इसको हम बोलेंगे रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अगर मैं किसी भी बॉडी को, मान लो ये बॉडी है, इसको अगर मैं ऐसे रख देता हूं तो इसका नीचे आने का डर है या ऊपर जाने का डर है? नीचे आने का डर है। ठीक है, लेकिन मुझे इसको ऊपर धकेलना है। बॉडी तो आना चाहती है नीचे, लेकिन मैं उसको ऊपर धकेलना चाहता हूं अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। वही वर्क हमें निकालना है कि एक बॉडी है रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पड़ी हुई है, नीचे आना चाहती है, लेकिन मुझे उसको ऊपर धकेलना है। वर्डन कितना करना पड़ेगा, वही वर्डन हमें निकालना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। मान लो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं, ऐसे वाला। ये तो क्या, ग्राउंड या कोई भी बेस, और ये है रफ इंक्लाइन प्लेन, और वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, हो सकता है ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो सकता है ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम हो सकता है ज्यादा। ठीक है, तीन सिचुएशन बताई है मैंने। अगर ये वाला एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा तो ये बॉडी अपने आप नीचे आएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये वाला एंगल ऑफ रिपोज से अगर कम होगा तो ये बॉडी नीचे नहीं आएगी। ठीक है, उसको अगर मुझे नीचे सरकाना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी, अगर मुझे उसको ऊपर सरकाना है तो भी मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला एंगल ऑफ रिपोज के जस्ट बराबर हो गया, आई रिपीट जस्ट बराबर हो गया, तो उस टाइम यहां पर पड़ी बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट करती है, और उस टाइम P और F बराबर रहेंगे। ठीक है, यहां पे अब मैं एक बॉडी रखता हूं, ये बॉडी है, इसको तुम एक ब्लॉक बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक है इसका जो वेट है mg वो नीचे की तरफ होगा ही होगा वो तो, और ऊपर की तरफ क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे। अब इस डायग्राम को कंप्लीट करो, इसके कंपोनेंट्स देखो कि कौन सा कंपोनेंट कहां पर है। ये मैंने एक लाइन ऐसे खींच ली, यहां पर एक एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। अब ये वहां यहां पर ये डायग्राम है, ये एक बेस है, ये एक mg वेट है, ये वेट इस बेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो भागों में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, mg cos थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा। ऐसा हम सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप अ रफ इंक्लाइन प्लेन। यहां पर एक मैंने तुम्हें सिचुएशन दे दी कि ये वाला जो एंगल है ना, वो एंगल ऑफ रिपोज के जस्ट बराबर है, जस्ट बराबर। ठीक है, बड़ा नहीं है, बराबर है। तो उस टाइम ये बॉडी जस्ट कोशिश करेगी कहां आने की, नीचे आने की या ऊपर जाने की, नीचे आने की कोशिश करेगी, आएगी नहीं, कोशिश करेगी। तो उस टाइम हमें क्या करना है, एक फोर्स लगानी है ऊपर की तरफ, और मुझे इस ब्लॉक को नीचे आने से रोकना है और ऊपर धकेलना है। ठीक है, बॉडी तो आना चाहती है नीचे, लेकिन हम इसके ऊपर फोर्स लगा के इस बॉडी को ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं विद सम डिस्प्लेसमेंट s। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो वर्डन तो करना पड़ेगा, वही वर्डन हमें निकालना है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं और लास्ट बार ही बोल रहा हूं, जब ये वाला एंगल ऑफ रिपोज के जस्ट बराबर होता है तो ये बॉडी नीचे आती नहीं है, आना चाहती है और आना शुरू करती है, तो उस टाइम यहां की फोर्स और यहां की फोर्स बराबर रहती है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब इस बॉडी को मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा के धकेलना चाहता हूं और कुछ डिस्प्लेसमेंट करवाना चाहता हूं, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कहां लगेगा, नीचे की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ग्राउंड के साथ लगता है, कैपिटल लगता है ना। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक तो r, एक नीचे mg cos थीटा। ये r तो mg cos थीटा को बैलेंस करेगा ही करेगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम।
ये जो r है वो mg cos थीटा को बैलेंस करता है, ठीक है। और ये बॉडी जस्ट मूव करना अगर स्टार्ट करती है नीचे की तरफ, तो उस टाइम p और mg sin थीटा प्लस f बराबर होंगे। ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? अप्लाइड फोर्स p, और नीचे की तरफ दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स और एक mg sin थीटा कर रही है ना। तो ये जो ऊपर की तरफ फोर्स है वो नीचे की तरफ टोटल फोर्स mg sin थीटा प्लस में फ्रिक्शनल फोर्स, ये इसको बैलेंस करेगी। लेकिन ये बैलेंस कब करती है? जब ये वाला एंगल ऑफ रिपोज के जस्ट बराबर होता है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। पता चला? अगर बाई चांस ये वाला एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो गया तो ये बॉडी नीचे स्लाइड कर जाएगी, ठीक है। अब r इज इक्वल टू mg cos थीटा, p इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस f। अब मुझे इसको सरकाना है, s डिस्प्लेसमेंट करवाना है, p क्या है? अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और यहां पर s क्या है? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बर्डन कितना करना पड़ेगा? अप्लाइड फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, इतना ही करना पड़ेगा। अब p की वैल्यू तो हमें पता है mg sin थीटा प्लस f, इस वैल्यू को यहां पर रखना पड़ेगा। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, पुट करो। बर्डन का फॉर्मूला है p इंटू s, और p की वैल्यू किसके बराबर है? mg sin थीटा प्लस f इंटू में s, इसके बराबर है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? f की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यहां पर रख देंगे, और जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेंगे, जो बचा हुआ है वो आंसर होगा। वी नो दैट, हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या? म्यू इज इक्वल टू f बाई r, यही होगा। r की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है, इसके बराबर है mg cos थीटा, यहां पर r की वैल्यू को पुट कर दो, f बाई mg cos थीटा, ठीक है। यहां से f की वैल्यू निकालो, किसके बराबर हो जाएगा? म्यू mg cos थीटा, इसके बराबर हो जाएगा f की वैल्यू। कोई डाउट यहां तक? अब तुम्हें क्या करना है? f की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। पुट f इन इक्वेशन नंबर 2, पुट कर दो। w इज इक्वल टू mg sin थीटा, तो एज इट इज, प्लस f की वैल्यू किसके बराबर है? म्यू mg cos थीटा इनटू में s, ये इसके बराबर है, ठीक है। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? mg को बाहर ले लो, अंदर क्या बच जाएगा? sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इनटू में s। ये इतना वर्क हमें करना पड़ेगा अगर नीचे आती बॉडी को हमें ऊपर धकेलना है तो, ठीक है। एक तो हम बॉडी को रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर सरकाते हैं तो वर्डन करते हैं, वो वर्डन होता है W इज इक्वल टू म्यू mgs, कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर बॉडी नीचे आना चाहती है, लेकिन मैं फोर्स लगा के ऊपर सरकाना चाहता हूं, तो वर्डन कितना करना पड़ेगा? W इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इनटू में s। s का मतलब होता है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, थीटा का मतलब है ये वाला एंगल, और mg का मतलब है बॉडी का नीचे की तरफ वेट्स। पता चला? कोई डाउट यहां तक? नोट करो इसको। उसके बाद दो कंसेप्ट है, और वो दो कंसेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना +2 के कई सारे टॉपिक्स नहीं होने वाले। इस कंसेप्ट का यूज आज भी +2 के अंदर हुआ था, आज भी, ठीक है। तो इसलिए इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, टेक्निकली समझना, और इसको बुक से पढ़ोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा जितना यहां पर आएगा, ठीक है। तो दो कंसेप्ट है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। पहला कंसेप्ट है सेंट्रिपिटल फोर्स, और दूसरी बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगती का है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती का है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि इस ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल लग कहां पर रही है। ठीक है, ये चार्ट आप है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताने से पहले मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं, और वो हिंट क्या है। मान लो जैसे कि तुमने 9th क्लास में पढ़ा एटम होता है, ये मैंने कोई भी एक एटम ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा हटके बता रहा हूं। एटम है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, और यहां पर कोई भी एक शेल है, आउटरमोस्ट शेल ले लो या कोई भी ले लो, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला डायग्राम है, एक सेम टू सेम डायग्राम ये है, ये सन है और इसके चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तीसरा डायग्राम ये है कि ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तीन चीजें बताई हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। कोई भी चीज किसी की भी एलोन अगर चक्कर लगाती है तो इन्हीं फोर्सेस की बदौलत लगाती है। अगर ये फोर्सेस अगर नहीं होती ना तो कोई भी बॉडी चक्कर नहीं लगा सकती। कोई भी बॉडी, इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकता, या फिर कुछ भी चीज जो रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, वो नहीं कर सकती। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो सीधी चलती बॉडी को घुमाने की कोशिश करती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं डेली लाइफ की बात करता हूं, मान लो एक साइकिल जा रही है, मान लो ये है, ये साइकिल चला रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन में, मुझे आया गुस्सा, मैं इसका हैंडल पकड़ के एकदम घुमा देता हूं, तो क्या वो सीधा जाएगा या थोड़ा सा घूम जाएगा? घूम जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो सीधी चलती बॉडी को घुमाने की कोशिश करती है। ठीक है, ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी मैंने तुम्हें बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का उल्टा होता है। उल्टे का मतलब क्या है, अगर कोई भी बॉडी घूम रही है तो उसको सीधा चलाने की कोशिश करेगी कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इनके बेसिस से मतलब है। अगर इन मतलब को समझ लोगे तो टॉपिक्स आसान होते जाएंगे तुम्हारे लिए। तो दोबारा बता रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो सीधी चलती बॉडी को घुमाने की कोशिश करती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो घूमती हुई बॉडी को सीधा चलाने की कोशिश करती है। ठीक है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है ना, इसके पीछे रीजन है, और इसके पीछे रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है वो मैंने तुम्हें बताया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स लगती कहां है, अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा। इस इलेक्ट्रॉन की बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं उसकी डायरेक्शन बताता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स, मान लो तुम्हारे हाथ में एक रस्सी है, 2 मीटर लंबी रस्सी है। रस्सी के एक सिरे से तुमने पत्थर को बांध दिया और दूसरे सिरे को तुमने पकड़ लिया और तुम ऐसे ऐसे करके उसको घुमा रहे हो, तो पत्थर का मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होगा या रोटेशनल मोशन होगा? रोटेशनल मोशन होगा। वो पत्थर भी तो घूम रहा है। पत्थर के घूमने से सेंट्रीपिटल फोर्स का लेना देना होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स है तभी पत्थर घूम रहा है। ऐसी ही सिचुएशन मैंने यहां पर ले ली, ये रस्सी है, रस्सी के साथ मैंने पत्थर बांधा हुआ है, उस पत्थर को मैं घुमा रहा हूं, लेट कर लिया, वो पत्थर ऐसे करके घूम रहा है। पत्थर के घूमने की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो ये हमारा हाथ है, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है रस्सी को और घुमा रहा हूं। और हमें एक बात पता है कि अगर ये पत्थर चारों तरफ घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही ऐसी फोर्स है जो उस पत्थर को घुमा रही है। पत्थर कभी नहीं घूमना चाहता था, लेकिन पत्थर के ऊपर लगी सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स सीधी चलती बॉडी को घुमाने की कोशिश करती है। और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, उसकी डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ। ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहे जहां भी लग रही हो, उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की एक वैल्यू होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिखते हैं Fc से। Fc का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी वैल्यू होती है mv² डिवाइडेड बाई r। ये इसकी वैल्यू होती है। m का मतलब मास ऑफ द स्टोन,
V का मतलब लीनियर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, और R का मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब ये सर्कल में घूम रहा है तो इसका कोई ना कोई रेडियस ही तो होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, और कितनी लगती है, mv²/r। पता चला, कोई डाउट यहां तक? अब बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, जस्ट इसका उल्टा होता है। मान लो ये रस्सी है, ये पत्थर है, मैं यहां पर पत्थर को ऐसे करके घुमा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली बात तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर की तरफ कभी नहीं लगती, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है सेंटर से अवे, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी हम Fc से लिखते हैं, और उसकी वैल्यू भी होती है mv²/r। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं। m का मतलब मास ऑफ द बॉडी विच इज रिवॉल्विंग, v का मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच इज रिवॉल्विंग, और r का मतलब रोटेशनल पाथ का रेडियस। अब इसका रेडियस r है तो ये r है, ठीक है। अब उसके बाद इस बॉडी की बात करते हैं। अगर ये बॉडी घूम रही है तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रही हो तो इसका मतलब इस पत्थर को तो अंदर की तरफ जाना चाहिए, जाना चाहिए। मेरे हाथ में रस्सी है, एक सिरे को मैंने पकड़ा हुआ है, एक सिरे से पत्थर बंधा हुआ है, और मैं पत्थर को ऐसे घुमा रहा हूं और वो घूम रहा है, क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। कितनी लग रही है, mv²/r। कहां लग रही है, सेंटर की तरफ, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है और इसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं है, तो क्या इस पत्थर को सेंटर की तरफ नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। अब ये बैठा है, मैं इसको पुश पुल कर रहा हूं, खींच रहा हूं, तो क्या ये यहीं पर बैठा रहेगा या मेरी तरफ आएगा? आएगा ही आएगा। उसी तरीके से ये जो सेंटर है ना, सेंटर का मतलब मेरा हाथ, सेंटर इस पत्थर को खींच रहा है विद सम सेंट्रीपिटल फोर्स दिस। अगर ये सेंटर इस बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स यहां लगा रहा है तो इसका मतलब इस पत्थर को सेंटर की तरफ आना चाहिए। अब तुम बताओ, क्या ये पत्थर सेंटर की तरफ आएगा? वो तो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा ना। इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, नो डाउट, लेकिन इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक दूसरी फोर्स भी होती है अपोजिट डायरेक्शन में, और ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो भी इतनी होती है, mv²/r। तो यहाँ पे अगर कोई भी रोटेशनल मोशन होता है, अगर कोई भी बॉडी किसी भी बॉडी के अलोंग अगर घूमती है, सन जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, या कोई और चीज किसी और चीज के अलोंग घूम रही है, तो ये याद रखना, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर से अवे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। और इस पत्थर के ऊपर नेट फोर्स लगती है 0, और नेट फोर्स 0 लगती है तो इसका मतलब ये पत्थर गोल गोल घूमता रहेगा। कब तक? जब तक हम घुमाते रहेंगे। पता चला? वही बात सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन की भी है। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेडियस है। इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ, और अपोजिट में होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिसके कारण ये गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है। वही बात है हमारे अर्थ और मून के बीच। ये मान लो अर्थ है, ये मून है, ये मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, घूम रहा है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी सेंटर की तरफ, और उसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड और उसका मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। अब यहां पर 100 बात की एक बात बता रहा हूं। ये पत्थर है, ये गोल गोल घूम रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, जो स्ट्रेट लाइन में चलती बॉडी को घुमा दे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस बॉडी को घुमाती है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो घूमती बॉडी को स्ट्रेट लाइन में ले जाती है। ये फोर्स तो घूमती बॉडी को स्ट्रेट लाइन में करने की कोशिश करती है, और ये वाली फोर्स इस बॉडी को घुमाती है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं।
जिसके कारण नेट फोर्स इक्वल टू 0 लगती है और ये बॉडी एक आइसोलेटेड सिचुएशन में आ जाती है। आइसोलेटेड सिचुएशन का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर नेट फोर्स कितनी लगे, 0, और ये बॉडी घूमती रहती है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। पता चला? कोई डाउट्स? अब एक चीज है जो सेकंड यूनिट के अंदर आती है, जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं। एक फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू ओमेगा आर। इसके बारे में हम सेकंड यूनिट में कर चुके हैं और करेंगे, ठीक है? तो V इज इक्वल टू ओमेगा आर। V का वो हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, R तो होता है रेडियस और ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम W नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओमेगा, OMEGA, ठीक है? तो ये V और ओमेगा के बीच में रिलेशन होता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो चाहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, ठीक है? तो V की वैल्यू होती है ओमेगा, इसको यहां पर पुट कर दो, m ओमेगा r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो यहां पर इसको सॉल्व कर दो, m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r से r कैंसिल हो गया, तो सेंट्रीपिटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी आ गई, m ओमेगा स्क्वायर r। एक ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हें ध्यान रखना है। एक तो होता है mv²/r, एक होता है m ओमेगा स्क्वायर/r। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। अगर कोई भी बॉडी गोल गोल घूम रही है ना, तो उसकी वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है? तो ये दोनों ही फॉर्मूले हैं। पता चला? ओवरऑल बात ये है कि सीधी चलती बॉडी को घुमाने की जो कोशिश करे वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, और घूमती बॉडी को जो सीधा चलाने की कोशिश करे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से कभी लगती है, ठीक है? अब मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे। क्वेश्चन ये है कि जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है? इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मून रिवॉल्व कर रहा है और इसका रेडियस है r, ठीक है? ये नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारे प्लेनेट के चारों तरफ घूमता है, और अभी मैंने तुम्हें बताया कि इस मून के पास होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके बदौलत ये मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, अभी बोला। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी बताई अंदर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू भी बताई और डायरेक्शन भी बताई ऑपोजिट, जो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस भी कर देते हैं। और इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगती है, 0, और ये गोल गोल घूमता रहता है। यही सारी बातें बताई मैंने। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती कहां से, कहां से आती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स? हम तो नहीं लगा सकते मून के ऊपर, हम तो यहां पर बैठे हैं, कैसे लगाएं? अब एक बंदा साइकिल पे जा रहा है, उसके हैंडल को पकड़ के मैं घुमा देता हूं और वो साइकिल घूम जाती है, तो इसका मतलब मैं उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा हूं। लेकिन ये मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला कौन है, बताओ? कौन देगा? कैसे? अगर इसको अर्थ सेंट्रीपिटल फोर्स देगा तो कैसे देगा? इसके और इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ये तो 9th क्लास में पढ़ते हो, Gm1m2/r²। इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है ना, वही ग्रेविटेशनल फोर्स इस मून को सेंट्रीपिटल फोर्स देती है, और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स की बदौलत ये घूमता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस 2 में आज भी यूज हुआ है, तो इसलिए ध्यान से दिमाग में इसको टाई अप कर लो कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स इस मून को सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, जितनी इसको चाहिए उतनी देता है, और वो मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है, ठीक है? अब यहां पर बात होगी इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की। इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स देता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है? ये बात तुम्हारे काम की नहीं है, प्लस 2 में आएगी, लेकिन बता देता हूं। न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी बदौलत ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है।
जो बात मैं बोल रहा हूं ना कि इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, यही उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, ये कल भी आएगा और ग्रेविटेशन नाम का जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसके अंदर भी आएगा। ठीक है ये चीज, कोई डाउट यहां तक? तो आज इतना करते हैं, कल इसकी एप्लीकेशंस करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगेगी, कैसे लगेगी, 3-4 टॉपिक्स है वो हम कल करेंगे। ठीक है।